हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, वो हमारे टॉपिक जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए, पिछले दिन हम लोगों ने देखा अणु के बारे में, परमाणुकता के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा आणविक द्रव्यमान के बारे में और द्रव्यमान इकाई सूत्र के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सभी टॉपिक का अध्ययन किया। इन सभी टॉपिक पे जो है एक एक करके डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ जो है एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ये वीडियो जो है क्लास 9 के बच्चों के लिए शूट किया जाता है और अभी सीरीज में जो है हम लोगों का साइंस चल रहा है, साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है। और जैसे ही केमिस्ट्री जो है समाप्त होगा, हम लोग जो है फिर क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, कैसे आप रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कुछ नियमों के बारे में, और आज उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे और कुछ उदाहरण लेने के बाद इन सब चीज़ों पे जिक्र करेंगे। रासायनिक सूत्र को लिखने की बात हो रही है। रासायनिक सूत्र तो आप तब लिखेंगे जब रासायनिक पदार्थ होगा। ठीक है, पदार्थ होगा तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख पाएंगे, उसका फॉर्मूला लिख पाएंगे या उसका जो है सिंबल लिख पाएंगे। जब रासायनिक पदार्थ ही नहीं होगा तो उसका रासायनिक सूत्र जो है हम लोग कभी भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रासायनिक पदार्थ का होना ज़रूरी है, रसायन का होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले किस चीज़ का होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले रसायन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ का समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, जल लिखा। ठीक है, ये एल जो है ज़्यादा बार घूम गया, जल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, जल लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे, नमक लिखे, और यहाँ पे ये जल हो गया और ये नमक हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं चीनी। ठीक है, चीनी लिख देते हैं, या यहाँ पे चलिए हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज लिख लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब का सब क्या है, पदार्थ है। ये सब का सब क्या है, पदार्थ है, जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जो किस में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं। आप पानी पीते ही पीते हैं, नमक जो है आप खाते ही खाते हैं। ठीक है, चीनी जो है आप चाय में, मिठाई में, दूध में, दही में आप खाते ही खाते हैं। और ठीक है, और अलग चीज़ों में क्या होता है, चीनी का ही क्या होता है, छोटा रूप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये वो पदार्थ है जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। अब साथ ही साथ इन पदार्थों का क्या होता है, एक रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, एक रासायनिक नाम होता है। ठीक है, समझ गए। इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। समझ गए। अब इसी केमिकल नेम को क्या करना है, आपको जानना है। जब आप इस केमिकल नेम को जानिएगा तभी आप क्या कीजिएगा, इसके केमिकल
फॉर्मूला को, ठीक है, लिखना, ठीक है, सीख पाइएगा। अगर आपको रासायनिक नाम ही नहीं आएगा तो आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला जो है लिखना नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला जो पदार्थ है उन पदार्थों को क्या करना है, देखना है, और उन पदार्थों का जो केमिकल नेम है वो जानना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पदार्थ के केमिकल फॉर्मूला पे आएंगे, उस पदार्थ के केमिकल सिंबल पे, केमिकल स्ट्रक्चर पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, और ऊपर करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके इन सब चीज़ों को देखते हैं। जैसे 1 नंबर में हम लोगों ने वहाँ लिखा है, क्या लिखा है, जल लिखा है। जल क्या है, ये वाटर है, ये उसी का केमिकल फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है, और इसको हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं, एक्वा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्वा के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरा जो है वहाँ क्या लिखा हुआ है, नमक। नमक का क्या है, NaCl लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तीसरे नंबर में हम लोगों ने क्या लिखा, तीसरे नंबर में हम लोगों ने चीनी लिखा। ठीक है, तो चीनी का सूत्र हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, C11, उसके बाद क्या है, H22 और O1211। ठीक है, 22। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। और चौथे नंबर पे हम लोगों को क्या लिखना है, C6H12O6। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में जो पदार्थ यूज होता है उसका जो प्रचलित नाम है, जो मार्केट में हम लोग यूज करते हैं वो अलग है, और जो इसका केमिकल नेम है वो अलग है। तो जब आप केमिकल नेम जानेंगे तभी जाके आप उसका फॉर्मूला को क्या करेंगे, लिख पाएंगे। क्या करेंगे, लिख पाएंगे। तो कुछ उदाहरण जो है मैं अपने मन से देखे आपको बताया हूँ। अब NCERT के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि NCERT क्या कह रही है, फिर उसी हिसाब से हम लोग इस पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इन सब चीज़ों को। पहला क्या है, इसको मिटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला क्या है, 1 नंबर में क्या है, सबसे पहले तत्वों के परमाणु के चिन्हों को लिखा जाता है। कहने का मतलब है पदार्थ जिस तत्व से मिलके बना हुआ है उस तत्व के संकेत को लिखा जाता है, उस तत्व के संकेत को लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे जल है, क्या है, जल है, क्या है, जल है। तो जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन का संकेत H हो गया और ऑक्सीजन का संकेत क्या हो गया, O हो गया। क्या हो गया, O हो गया। तो सबसे पहले पदार्थ के परमाणुओं के चिन्ह को लिखिए, ये पहला है। दूसरा, अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता या आवेशों को लिखिए। संयोजकता या आवेशों को लिखने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन इस रूप में पाया जाता है, इसका संयोजकता कितना होता है, 4। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2।
अब इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है, और क्रॉस करने के बाद एक दूसरे को क्या करना है, चेंज कर लेना है। तो चेंज जब आप कीजिएगा तो चेंज करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, CO, तो ये आ जाएगा कितना, ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 4, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और फाइनली हम लोग किस पे पहुंच जाएंगे, CO2 पे पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे, तो CO2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप उसको लिखिए और लिखने के बाद उसके संयोजकता या आवेश को लिखिए। जैसे यहाँ देखिए, ये सोडियम प्लस है, इसका आयन 1 होता है, क्लोरीन माइनस है, इसका आयन कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों को लिख दिए, क्रॉस कर दिए। अब जो बना क्या बना, NaCl बना। तो रासायनिक सूत्र लिखने के समय इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले जो पदार्थ भाग लिया है उसके परमाणु को लिखिए चिन्ह के साथ, फिर परमाणु के साथ संयोजकता या आवेश को लिखिए। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए, संयोजित परमाणु की संयोजकताओं का क्रॉस कीजिए। दिस इज क्रॉस, ये क्या है, ये क्रॉस है, इसी को क्रॉस कीजिए। हम कहने का मतलब है कि वैलेंसी जो है वो एक्सचेंज कर लीजिए, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का ले लेगा और ऑक्सीजन कार्बन का ले लेगा, इसी को कहते हैं क्रॉस करना। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अब चौथे नंबर पे आ जाइए। इसके बाद परमाणु एक दूसरे के संयोजकता ग्रहण करेगा और दूसरा परमाणु पहले वाले संयोजकता को ग्रहण करेगा, जो कि कर लिया है। और पाँचवें नंबर पे संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलिए नए सिरे से लेते हैं और एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, है ना, ताकि ये अच्छे से समझ में आए। जब ये अच्छे से समझ में आएगा तभी आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को समझ पाइएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा। तो ये है कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन के बाद ये कंबाइन किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से। कार्बन इस रूप में ही पाया जाता है नेचर में और ऑक्सीजन इस रूप में पाया जाता है नेचर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कार्बन का संकेत ले लिया और यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन का संकेत ले लिया, जो पहला है। संकेत लेने के बाद क्या किए हम लोग, इसके वैलेंसी को HTF2 में इसके वैलेंसी को दिखाए। इसका वैलेंसी कितना है, तो 4 है, और इसका वैलेंसी कितना है, तो 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है, समझ गए। तो इस चीज़ को देखिए, 2 है। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में इसको क्रॉस करना है। तीसरे स्टेप में इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद क्या हो गया, कार्बन 2 ले लिया और ऑक्सीजन 4 ले लिया। अब ये दोनों को क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब 1 को नहीं लिखा जाता है नियम के हिसाब से, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ये 3-4 स्टेप को क्या करना है, ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखने के बाद क्या करना है, आप अपना फॉर्मूला को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुनः आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो ये नियम 1 है, जो नियम 1 को हम लोगों ने देखा और समझा। अब नियम 2 पे चलते हैं। नियम 2 क्या कहती है, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, नियम 2, जब संयोजकता 1 होती है, ठीक है, तो अधोलिखित नहीं होता है। डैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन है, इसकी संयोजकता 1 है, यहाँ क्लोरीन है, इसकी संयोजकता 1 है। अब दोनों का क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H1Cl1। तो इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट HCl लिखते हैं। और यहाँ जो लिखा जाता है इसी को कहते हैं अधोलिखित। क्या कहते हैं, अधोलिखित कहते हैं। अब तीसरा नियम क्या है, जब बहुपरमाणुक आयन
दो या अधिक संख्या में होते हैं तब बहुत परमाणु आयन को कोष्ठ में लिखकर प्रदर्शित किया जाता है और उसके बाद उस पर जो वैलेंसी होता है, उस पर जो चार्ज होता है, उस वैलेंसी चार्ज को दिखाया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, तो ये सोडियम है, ठीक है, और ये क्या है, क्लोरीन है, इससे अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे आयन क्या है, सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है, जो कि एक एक परमाणु का है, एक से अधिक परमाणु का नहीं है। लेकिन अगर इसी में हम लोग बड़ा परमाणु को लेंगे तब अपने को क्या करना होगा, इस कोष्ठ का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, कोष्ठ का इस्तेमाल करना होगा। तो वहाँ से पहले जो है एनसीईआरटी कुछ उदाहरण दी है, उस उदाहरण को आप देख लीजिए ताकि बुक में जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोग कोष्ठ वाले पे आएंगे। सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, वैलेंसी 1, सल्फर का 2 होता है, एक्सचेंज करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पिछले उदाहरण में मैंने बताया, कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, क्रॉस करके ये लिखा और इसको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। फिर HCl का अभी मैंने जस्ट बताया, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये दोनों का एक एक होता है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए कार्बन का 4 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, ये एक्सचेंज कर लिया तो CCl4 बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, तो NCERT का है। किसका है, ये NCERT का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग बहुपरमाणु आयन पे आएंगे और एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर में आ जाइए। मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है आयंस में, तो ये MgCl2 हो जाएगा। 6 नंबर में आ जाइए। एल्युमिनियम का कितना होता है, 3, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, Al2CO3, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ गौर से देखिए, एल्युमिनियम का कितना होता है, 3, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2। ये क्या किया, क्रॉस कर लिया, क्या बना लिया, Al2CO3, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है ये, एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए आगे। अब है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 2 होता है। ये दोनों सेम है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं CaO। क्या लिख देते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिख देते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। 8वें नंबर पे आ जाइए। सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। कितना है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। चलिए ये सोडियम है, सोडियम पे कितना होता है, चार्ज +1 होता है, ठीक है, और नाइट्रेट पे कितना होता है, -1 होता है, और एक दूसरे से क्या किया, क्रॉस कर लिया। अब क्या बना, अब बन गया Na, ठीक है, NO3। क्योंकि एक प्लस में चार्ज है, एक माइनस में चार्ज है। चार्ज यहाँ क्या है, सेम है, वैलेंसी भी क्या है, सेम है, तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ देखिए ये इसका 1 है और ये इसका 1 है, दोनों कंबाइन किया, NaNO3, और सोडियम नाइट्रेट बनके तैयार हो गया। सोडियम नाइट्रेट बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वैलेंसी को चेंज करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को बना सकते हैं, फॉर्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। जब ध्यान में रहेगा तब ही आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को सीख पाइएगा और समझ पाइएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आयंस को पढ़ने जा रहे हैं। आयंस एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश होता है, जिस पर कुछ आवेश होता है। अगर प्लस चार्ज रहे तो धनायन कहते हैं, माइनस चार्ज रहे तो ऋणायन कहते हैं। ये सारा वीडियो हम लोग विस्तार से बना चुके हैं, तीसरे वीडियो में जाके आप देखिएगा।
और ये अवश्य उपस्थित रहता है। मतलब जब एटम चार्ज होगा तब ही उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। और ये दो तरह का होगा, एक हो जाएगा प्लस चार्ज रहने पर हो जाएगा कैटायन, और माइनस चार्ज रहने पे क्या हो जाएगा, एनायन। क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ये एक परमाणु भी हो सकता है, बहु परमाणु भी हो सकता है। ये आवेशित कण होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक एक करके है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर जो है +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस पे कितना चार्ज होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना ज़रूरी है। कोई भी एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट का एटम लीजिए और उस एटम का एटॉमिक नंबर लीजिए और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। एज फॉर एग्जांपल 3-4 करके हम आपको दिखाते हैं ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। सबसे पहले ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन के बाद जो है आप क्या कीजिए, सोडियम ले लीजिए, और सोडियम के बाद आप कैल्शियम ले लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे बच्चे, 8। सोडियम का कितना होता है, 11। और कैल्शियम का कितना होता है, तो इसका होता है 20। आपको 2 चीज़ याद रखना होगा। एक है परमाणु संख्या, ये क्या है, परमाणु संख्या, और दूसरा क्या है, तत्व का संकेत। तत्व का संकेत है ना, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है। जैसे Ca से कैल्शियम होता है, Na से सोडियम होता है, O से ऑक्सीजन होता है, N से नाइट्रोजन होता है, Al से एल्युमिनियम होता है, P से फास्फोरस होता है, S से सल्फर होता है, F से फ्लोरीन होता है। ये तत्वों का जो संकेत है वो याद रखना होगा। और क्या याद रखना होगा, परमाणु का संख्या। परमाणु का संख्या कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 120 जो एलिमेंट है, 120 जो एलिमेंट्स है, ये जो 120 तत्व है, इसका क्या है, सीरियल में नंबर है। सीरियल में नंबर है। जैसे क्लास में बच्चों का रोल नंबर होता है सीरियली, उसी तरह से तत्वों का रोल नंबर है। 1 में हाइड्रोजन है, 2 में हीलियम है, 3 में लिथियम है, 4 में बेरिलियम है, 5 में बोरोन है, 6 में कार्बन है। इस तरह से ये एलिमेंट का क्या होता है, संकेत होता है। और साथ ही साथ उसके क्या होते हैं, परमाणु संख्या। क्या होते हैं, परमाणु संख्या। क्या होते हैं, परमाणु संख्या, जो उसका क्या है, क्रम वाइज नंबर है। ये आपको याद रखना होगा। जब ये चीज़ आपको याद रहेगा तब जाके ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम में आप निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। ठीक है, और फिर आप उसके विन्यास को, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी निकाल पाइएगा। ठीक है, जैसे 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तो 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आता है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होगा, 8 होगा। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। तो अब इसी 8 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, इसी 8 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब 2 और 6 8 हो जाएगा। अब दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। है कितना, 6 चाहिए, कितना, तो 2 चाहिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। ठीक ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए सोडियम में प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा। अब इसी 11 इलेक्ट्रॉन को सजाइए, पहला कक्षा में 2 जाएगा, दूसरा कक्षा में 8 जाएगा, 2 8 10 हो गया, बचा 1, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो क्रमशः वैलेंसी यही होता है, तब संयोजकता यही होता है। अगर वो
क्या हो, पहला कक्षा को छोड़ के हो, दूसरा अंतिम हो जाए, तीसरा अंतिम हो जाए, चौथा अंतिम हो जाए, पाँचवा अंतिम हो जाए तब। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यहाँ वैलेंसी कितना निकल गया, अब 1 निकल गया। अब हम लोग कैल्शियम को लेके चलते हैं, ठीक है, कैल्शियम को लेके चलते हैं। कैल्शियम को देख लीजिए आप, कैल्शियम कितना होगा, ठीक है। तो कैल्शियम में कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 20 होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 20 होगा। ये क्यों होता है, हम ये पहले वाला वीडियो में बताए हुए हैं, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कीजिए। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ये विद्युत उदासीन होगा, ठीक है। तो पहला कक्षा में कितना आ जाएगा, 2, दूसरा में कितना आ जाएगा, 8, तीसरा में कितना आ जाएगा, 8, और चौथा में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये सब का सब क्या हो गया, कोर सेल हो गया, कोर सेल हो गया, क्या हो गया, कोर सेल हो गया। और ये क्या है, ये वैलेंस सेल है, ये क्या है, ये वैलेंस सेल है ना। और वैलेंस सेल है ये, और वैलेंस सेल में सॉरी, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 ही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे या 4 रहे, तो वैलेंसी क्रमशः यही होता है, वैलेंसी क्रमशः यही होता है। तो यहाँ कितना है, तो यहाँ 2 है, तो वैलेंसी यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, पहला में 2 जाएगा, दूसरा में 8, यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है, इस चीज़ को समझना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तत्वों का वैलेंसी निकालते हैं, उसके एटम्स का वैलेंसी निकालते हैं, और उसी वैलेंसी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, जो आप अभी देखे। अब ये है बहुपरमाणुक आयन। क्यों है बहुपरमाणुक आयन, इसमें देखिए, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और दोनों के मिलने के बाद अमोनियम बना है, जिसके ऊपर पावर 1 होगा, आयन 1 होगा। दूसरा क्या है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट में कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पावर -2 है। उसके बाद क्या है, सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, इसके ऊपर पावर क्या होगा, -2 होगा। और OH है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इसके ऊपर क्या होगा, पावर -1 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब एक परमाणु हो तब आयन में क्या पावर होता है, और एक से अधिक हो तब क्या होता है, ठीक है। तो मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम लोग एक बार क्या करते हैं, पुनः तेज़ी से इस चीज़ को देखते हैं, ताकि बहुत परमाणुक आयन में जब एक से अधिक एटम हो तब हम लोग कैसे सूत्र का निर्माण करेंगे, ठीक है, कैसे सूत्र का निर्माण करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एटम लिखेंगे, सोडियम लिख दिए, सोडियम का कितना होता है, +1 होता है। कार्बोनेट 3 कितना होता है, तो -2 होता है, कितना होता है, -2 होता है। लिख दिए, नहीं लिखे, लिख दिए ना, चलिए लिख दिए। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए ना। तब देखिए सोडियम को कितना चला गया, 2 चला गया, और कार्बोनेट को कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या बन गया, अब क्या बन गया, अब बन गया Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इस चार्ज को याद रखना होगा, ठीक है, कि चार्ज कितना होता है, और पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है।
यहाँ पे देखिए +2 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे +3 चार्ज है। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग बना सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये एल्युमिनियम है, इसका वैलेंसी कितना होता है 3। ये क्या है, सॉरी ये क्या है, कार्बोनेट है, इसका कितना होता है 2। तो ये किस में होता है, माइनस में, और ये किस में होता है, प्लस में। अब दोनों क्या करेगा, चार्ज को एक्सचेंज करेगा। जब चार्ज को एक्सचेंज करेगा तब क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा और CO3 का होल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उदाहरण को देख सकते हैं, उदाहरण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 आपको दिखाया जो NCERT में था, एक इधर है और एक इधर मैं खुद से लेके आपको बताया कि किस तरह से आप पोस्ट में इस चीज़ को देख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ठीक है, ठीक ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। ये है एल्युमिनियम, इस पर कितना होता है, पावर +3। ये क्या है, सल्फेट है, इसके ऊपर पावर कितना होता है, -2। क्या होता है, -2 है ना, पावर कितना होता है, -2 होता है। अब ये क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल 3। क्या हो जाएगा, होल 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को मैंने किस में लिया, कोष्ठ में। किस में, कोष्ठ में लिया। तो एटम जब एक से अधिक हो और साथ ही साथ वो एटम चार्ज हो, वो आयंस के रूप में हो, तब हम लोग उसको कोष्ठ में लेते हैं ताकि हॉल पे चार्ज को दिखाएं। यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, तो +3 है और यहाँ पे कितना है, -2 है। और ये दोनों तो बैलेंस करना है। तो क्या किए, ये यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे दे दिए, और ये यहाँ से यहाँ चला गया तो इसको यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से बड़े बड़े कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम है, इसके ऊपर पावर कितना होता है, +2। ये हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर पावर कितना होता है, -1। कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, -1 होता है ना। अब ये क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, है ना। तो कैल्शियम में चला गया कितना, 1 चला गया, और OH में कितना चला गया, -2 चला गया। कितना चला गया, -2 चला गया। अब ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये एग्जाम्पल 1 ले लीजिए। और एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या किया, देखा एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। अमोनियम सल्फेट को हम लोग देख लेते हैं, ये भी नहीं बचना चाहिए। चलिए इसको हम लोगों ने देखा, इसको आप छोटा कर दीजिए और छोटा करके इस कोने में लगाइए ताकि थोड़ा सा हम लोग क्या कर सके, तुलना कर सके। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ये है NH4।
इस पे पावर कितना होता है, तो +1 होता है। इसको कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं इसको, अमोनियम कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, SO4, इसको कहते हैं सल्फेट। इसके ऊपर पावर होता है -2। कितना होता है, -2, ठीक है, पावर -2 होता है। अब ये क्या करेगा, पावर को एक्सचेंज कर लेगा। क्या करेगा, पावर को एक्सचेंज कर लेगा। जब ये पावर को एक्सचेंज करेगा तब क्या हो जाएगा, NH4 पे 2 हो जाएगा। तो ये अंडर, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा 2, और इधर से यहाँ चला जाएगा SO4। तब ये क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, बहुपरमाणु आयंस में कैसे जो है संयोजकता चेंज होता है और किस तरह से सूत्र लिख के तैयार हो जाता है। ये है अमोनियम और ये है सल्फेट। इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर -2 है। और किस तरह से अपने आयंस को चेंज करके अमोनियम सल्फेट जो है वो बना के तैयार कर लिया, ठीक है। और इस तरह से NCERT क्या की है, एक एक करके सारा उदाहरण दी है जो मैंने आपको बताया। तो बहुपरमाणुविक आयन में क्या करेंगे, जो परमाणु भाग लिया है उसको संकेत को लिखेंगे और उसके संकेत के आयंस को लिखेंगे और आयंस को एक्सचेंज करेंगे और कोष्ठ में डाल के उस आयंस को संयोजकता के रूप में लगा देंगे। और उससे क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक सूत्र बनके तैयार हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम सल्फेट है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। लास्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का, इसको गौर से देखिए। ये है Mg को क्या कहते हैं, तो मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। इसके ऊपर कितना होता है, 2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। और OH के ऊपर आपको पता है कि -1 चार्ज होता है। कितना, -1 चार्ज होता है। तो -1 लिखते नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, एक्सचेंज कर लेना है। कर लिए। अब Mg का पावर 1 हो जाएगा और OH का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, बहुपरमाणुक आयन को बनाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम लोग क्या किए, बहुपरमाणुक आयन का जो सूत्र है उसका निर्माण किए, उस चीज़ को हम लोगों ने बनाया। देखा, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, समझिए, है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, संयोजन इलेक्ट्रॉन के प्रति अपनी समझ लिखिए कि संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फिर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड अणु में उपस्थित धनायन और ऋणायन का नाम लिखे। एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 13 है उस तत्व के ऑक्साइड का नाम लिखे। साधारण नमक में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे। यदि एक परमाणु के तथा L कोष्ठक पूर्ण रूप से भरे हैं तो इन परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसको लिख के करना है। और साथ ही साथ रासायनिक सूत्रों को लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम सल्फेट का, लेड नाइट्रेट का, आयरन सल्फाइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फास्फेट का और मरकरी, ठीक है, क्लोराइड का। तो इन सबों का क्या करना है, रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर पे क्या कीजिए, वीडियो को देखिए और देखने के बाद अपने NCERT से ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर बनाइए, ठीक है। इस तरह के वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे अगले चैप्टर में। हम लोगों का अगला चैप्टर क्या है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ताकि अगले दिन वीडियो को स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों का अगला चैप्टर है परमाणु की संरचना। क्या है, परमाणु की संरचना। देखिए, चौथा चैप्टर है हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
है ना। ठीक है, तो हम लोग और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बारीकी से केमिस्ट्री को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टाइम भी हो गया है। अगले दिन मिलते हैं परमाणु की संरचना के साथ। जय हिंद।